हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ाने वाले हैं मार्च माह की मैगजीन आती है प्रत्युत्तर दर्पण, उसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में शामिल होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये बताते चलें आपको कि इसमें जो करंट अफेयर है संक्षेप में क्वेश्चन आंसर के रूप में होगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हमने यहाँ पे करंट अफेयर रखा हुआ है। ठीक है, और नेशनल एंड इंटरनेशनल इसमें करंट अफेयर है शामिल है। ठीक है, अगर आप एक क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं अपने क्लास पर और स्टार्ट कर लेते हैं आज का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, सबसे पहले क्या है, राष्ट्रीय घटनाक्रम है, यानी कि नेशनल इवेंट्स, कहाँ पे कौन सी इवेंट्स हुई हैं, इसका हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ लेते हैं और एक्सप्लेनेशन जहाँ पे जरूरी रहेगा तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी करते चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में किस प्रदूषण नियंत्रण पोत का शुभारंभ किया है। कौन सा पोत है वो, कौन सा जलयान है, वो है शिप है समुद्र प्रताप। ठीक है, कौन सा है, समुद्र प्रताप का किया है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। समुद्र प्रताप, जिसका अर्थ है समुद्रों का वैभव। क्या अर्थ है, समुद्रों का वैभव, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत यानी कि PCB है। और यह ICG बेड़े का सबसे बड़ा जहाज भी है। ठीक है, सबसे बड़ा जहाज भी है यह PCB। भारतीय तटरक्षक बल का पहला जहाज है जिसमें डायनामिक पोजीशन क्षमता DP फर्स्ट है और इसमें फी सेकेंड FFV2 प्रमाणन प्राप्त है। ये क्या होता है, ये प्रमाणन जो प्राप्त है इनको, ये प्रमाण जो प्राप्त है इसका मतलब क्या होता है, FP2 FFV2, इसका मतलब होता है इट इज रिफर्स टू हाई कैपेसिटी एक्सटर्नल फायर फाइटिंग सिस्टम। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे उच्च क्षमता वाली बाहरी अग्निशमन प्रणाली FP क्लास 2। ठीक है, जिसका प्रयोग समुद्री जहाजों पर यानी बड़े पैमाने पर आग से बचाव के लिए किया जाता है। ठीक है, इससे ये क्या है, सुसज्जित है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, याद रखिए क्या है इसका, समुद्र प्रताप नाम है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इससे ज्यादा जूम बच्चे हो नहीं रहा क्योंकि फिर अब वो कट रहा है, इसलिए इससे ज्यादा हम जूम कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार भारत ने 2024-25 के दौरान कुल 150.18 मिलियन टन चावल उत्पादन कर किस देश को पीछे छोड़ते हुए चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, कि 150.18 मिलियन टन चावल उत्पादन कर किस देश को पीछे छोड़ते हुए चावल उत्पादन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, वो है चीन। ठीक है, चीन को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान ने दुनिया के सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनने की घोषणा के साथ 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी की हैं। इनमें से अगर देखें, अनाज की हैं 122 किस्में हैं, कपास की हैं 24 किस्में, जिसमें अगर देखें तो 22 है BT कपास शामिल है। BT कॉटन आप जानते हैं, 22 जो है BT कॉटन इसमें शामिल है। और तिलहन की देखें तो 13 किस्में हैं और चारा फसलों की अगर 11 किस्में देखें और दालों और गन्ने की 6 किस्में हैं और जूट और तंबाकू की 1 किस्म शामिल है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ आपका, चाइना। ठीक है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अकॉर्डिंग भारत ने 2024-25 के दौरान 150.18 मिलियन टन चावल उत्पादन कर किस देश को पीछे छोड़ते हुए चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो किसको पीछे छोड़ा है, चाइना को। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 6 से 8 जनवरी 2026 के बीच भारत के किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया, ये किया गया कोच्चि, केरल। ऑब्वियस बात है कि मसाले उत्पादन में केरल अग्रणी राज्य है। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्ग सम्मेलन किया गया कोच्चि, केरल में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यह जो कार्यक्रम है एर्नाकुलम के ऐतिहासिक बोलगट्टी पैलेस में आयोजित किया गया था, जो सदियों से समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़ा हुआ स्थल है। ठीक है, मुजरिस तो आप बंदरगाह समझते होंगे, मुजरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट ने, एक मिनट इसको यहाँ पे कट रहा है, मुजरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट ने केरल पर्यटन विभाग के सहयोग से इसका आयोजन किया है। ठीक है, मुजरिस बंदरगाह है, वहां पे देखेंगे कि
ईसा पूर्व पहले, ठीक है, उल्लेखनीय है कि ईसा पूर्व पहले शताब्दी और ईसवी शताब्दी के बीच पेरियार नदी के डेल्टा के मुहाने पर, कौन सी नदी है ये नदी, पेरियार जो नदी है कहाँ पे है, ये कौन से राज्य में प्रवाहित होती है, ठीक है, ये होती है कहाँ पे फ्लो होती है, केरल में, ठीक है। पेरियार नदी के डेल्टा के मुहाने पर स्थित है बंदरगाह। शहर कौन सा है, बंदरगाह शहर कौन सा, मुजरिस, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया। व्यापार का ये केंद्र था, पहले भी एंशियंट हिस्ट्री में व्यापार का ये केंद्र था, जो दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ता था, ठीक है। मुजरिस जो बंदरगाह था, मुजरिस पोर्ट था, ये एंशियंट टाइम में, एंशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पे एक व्यापार का केंद्र था, ठीक है, जो दक्षिण पूर्व एशिया को अफ्रीका से, पश्चिम एशिया से और यूरोप से जोड़ता था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे काली मिर्च का, मोती और रेशम का निर्यात किया जाता था, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मोती रेशम का निर्यात करता था तो सोने के सिक्के और अनाज का आयात करता था। कौन सा बंदरगाह, मुजरिस बंदरगाह, ठीक है, याद रखिएगा ये कहाँ पे है, कोच्चि केरल में है, ठीक है। यहाँ से क्या होता था, काली मिर्च का तो आपने हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, काली मिर्च, मोती और रेशम का निर्यात होता था और सोने के सिक्के और अनाज का आयात किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जैव सुरक्षा स्तर 4 BSL-4 रोकथाम सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है। कहां पे रखी है, अगेन इसको रिपीट करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जैव सुरक्षा स्तर के रोकथाम सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। कहां पे रखी है, गांधीनगर में रखी, गांधीनगर गुजरात, ठीक है। कहां पे रखी, गांधीनगर में। आइए एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। जैव सुरक्षा स्तर 4 BSL-4 या इसे बोलेंगे बायो सेफ्टी लेवल 4, ठीक है, जैविक नियंत्रण के उच्च स्तर को ये दर्शाता है, ठीक है। इस प्रकार की प्रयोगशालाओं को दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा रोगाणुओं पर सुरक्षित रूप से शोध करने यानी रिसर्च करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है, जो अत्यधिक संक्रामक होते हैं और अक्सर जिनके लिए प्रभावी जो टीके होते हैं, वैक्सीन उपचार उपलब्ध नहीं होते। यह भारत में इस प्रकार की दूसरी नागरिक अनुसंधान सुविधा होगी और पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी और नियंत्रित होने वाली पहली सुविधा होगी, ठीक है। पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा इसकी फंडिंग की जाएगी और इस पे जो कंट्रोल होगा वो भी राज्य सरकार की पूरी तरह से होगा, ठीक है। इसका निर्माण गुजरात राज्य जैव प्रौद्योगिकी मिशन GSBTM के तहत किया जा रहा है। किसके तहत किया जा रहा है, इसका निर्माण जैव प्रौद्योगिकी मिशन GSBTM के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में देखें कि भारत में केवल एक ही नागरिक BSL-4 प्रयोगशाला कार्यरत है, जो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV में है, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। और कहाँ पे है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, विषाणु की वायरस, ठीक है, विषाणु संस्थान विज्ञान संस्थान है, ये कहाँ पे है, NIV में है, ठीक है। इसका अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो NIV, ठीक है, और महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नेशनल इवेंट में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में सुर्खियों में रहा बागरुम्बा दहू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है। जैसा कि नाम है, बागरुम्बा दहू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, असम से, ठीक है। ये किससे है, असम राज्य से संबंधित है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या है। 17 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरसुजाई स्टेडियम, ठीक है, सरसुजाई स्टेडियम गुवाहाटी असम में बागरुम्बा दाहू कार्यक्रम को संबोधित किया, ठीक है। कौन सा कार्यक्रम है, बागरुम्बा दाहू कार्यक्रम को संबोधित किया। बागरुम्बा दाहू राज्य के बोडो समुदाय के बीच मनाया जाने वाला, अब यहाँ पे आ गया कि ये है क्या, ठीक है। बागरुम्बा दाहू राज्य के बीच बोडो समुदाय के बीच मनाया जाने वाला एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि पारंपरिक लोक नृत्य है ये बागरुम्बा, ठीक है। और ये बोडो समुदाय की बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, बागरुम्बा दाहू, ठीक है। बागरुम्बा प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित है, ठीक है, नेचर से ये अत्यधिक प्रभावित है। यह जो डांस है, यह नृत्य जो है खिलते फूलों का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, खिलते फूलों का प्रतीक माना जाता है। पारंपरिक रूप से देखें तो इसे युवा बोडो महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा, युवा बोडो महिलाओं द्वारा से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। यह विशागु बोडो नववर्ष और डोमोशी जैसे त्योहार के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। विशागु बोडो नववर्ष और डोमासी जैसे त्योहार के अवसर पर किया जाता है। ये वहाँ के फेस्टिवल है, विशागु और बोडो नववर्ष, ठीक है, और डोमासी, इनके त्योहारों के अवसर पर ये किया जाता है। आगे देखेंगे कि
बोडो लोग असम राज्य के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय हैं, जैसे कि आप जानते होंगे ये, और राज्य की आबादी के लगभग देखें तो 5% हिस्सा ये कवर करते हैं। ठीक है, बोडो समुदाय। और ये याद रखिएगा, बागरुब्बा दहो, ये क्या है, एक पारंपरिक लोक नृत्य है और ये असम का है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 14 से 16 जनवरी 2026 के बीच कहाँ 28वें CSPOC सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, 14 से 16 जनवरी 2026 के बीच कहाँ 28वें CSPOC सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह किया गया नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, न्यू दिल्ली, भारत में। आइए एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। 28वें CSPOC सम्मेलन में भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कौन से हैं लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला ने 45 से अधिक राष्ट्रमंडल संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की मेजबानी की। ठीक है, और भारत ने 16 वर्ष के बाद इस सम्मेलन की मेजबानी की थी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 16 वर्ष के बाद इस सम्मेलन की मेजबानी की। इससे पहले भारत ने 1971 में, 1986 में और 2010 में भी सम्मेलनों की मेजबानी की थी। ठीक है, CSPOC की स्थापना 1969 में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा की गई थी। ठीक, कब की गई थी ये? 1969 में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे उनके द्वारा की गई थी। और इस स्थापना के बाद से कनाडा ही इसकी सभी गतिविधियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान भी करता था। ठीक है, CSOPC एक स्वतंत्र समूह है। अब यहाँ समझ लेंगे CSPOC है क्या। ठीक है, CSPOC एक स्वतंत्र समूह है जिसका राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि CPA, राष्ट्रमंडल सचिवालय या राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्षों यानी कि CHOPCM से कोई औपचारिक संबंध नहीं है। ठीक है, हालांकि देखिएगा इसकी सदस्यता CPA के समान ही है। ठीक है, CPA के समान इसकी सदस्यता है। सामान्यतः देखेंगे प्रत्येक 2 वर्ष में CSPOC सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और 29th CPOC की अध्यक्षता ब्रिटेन द्वारा की जाएगी। ठीक है, अगले जो होगी 29 यानी कि 29वें CSPOC की जो अध्यक्षता है वो ब्रिटेन द्वारा की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे होगा ये कंप्लीट। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 16 जनवरी 2026 को गूगल AI स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव में गूगल इंडिया के कौन से नए प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, 16 जनवरी 2026 को गूगल AI स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव में गूगल इंडिया ने कौन से नए प्रोग्राम को लॉन्च किया है। कौन सा प्रोग्राम है? गूगल मार्केट एक्सेस प्रोग्राम। गूगल मार्केट एक्सेस प्रोग्राम है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत में प्रति वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ओह माय गॉड, एक मिनट, इसको अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे स्टार्टअप दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। ठीक है, एक दशक पहले 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप्स इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी। ये आ गया कई बार क्वेश्चन। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये नोट बना लीजिए। ठीक है, 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की पहल की शुरुआत करी है। ठीक है, इस वर्ष मनाए गए राष्ट्रीय जो स्टार्टअप दिवस है उसके अवसर पर गूगल इंडिया ने गूगल मार्केट एक्सेस प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। ठीक है, जिसका उद्देश्य है भारतीय AI स्टार्टअप्स को तकनीकी दिग्गज के विशाल वितरण नेटवर्क और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पहुंच का लाभ उठाकर उद्यमों द्वारा उनके उत्पादों को अपनाने के लिए तैयार करने में मदद करना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो पहुंच सुनिश्चित हो सके और जो उद्यमी लोग हैं उनके उत्पादों को मार्केटिंग मिल सके। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय सेना दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या रखा गया था। ठीक है, भारतीय सेना दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या रखा गया है। ठीक है, क्या रखा गया है? नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता पर। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे देखेंगे। भारतीय सेना दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या रखा गया है? विषय अच्छा रखा गया है नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे, नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारतीय सेना दिवस। आइए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय सेना दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे नोट कर लेंगे। इस वर्ष मनाया गया यह 78 यानी कि 78वां सेना दिवस था। ठीक है, 78वां सेना दिवस था। भारतीय सेना दिवस का उस अवसर की याद दिलाता है जब जनरल, बाद में हो गए फील्ड मार्शल
KM करियप्पा ने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर FRR बहुचर से, ठीक है, सर FFR बहुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने। ठीक है, पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने। कौन से बने? ठीक है, जनरल KM करियप्पा। ठीक है, KM करियप्पा ने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर जो थे, अगर आप पूछा जाए अंतिम ब्रिटिश कमांडर कौन थे, कमांडर इन चीफ कौन से थे? सर FRR बुचर। ठीक है, ये आया भी है क्वेश्चन। ठीक है, NDA के एग्जाम में ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों के बाहर किस देश की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा संपन्न की है? ठीक है, किसने की है? भारत ने की है। ठीक है, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों के बाहर किस देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा संपन्न की है? वो की है भारत ने। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2025 को गांधीनगर में मुलाकात की थी। यह जर्मन चांसलर की भारत की पहली क्या थी? आधिकारिक यात्रा थी और यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे बोलेंगे नाटो, देशों के बाहर उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। ठीक है, इस यात्रा के दौरान किया गया था 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे और मई 2000 से भारत और जर्मनी के बीच एक रणनीतिक साझेदारी, ठीक है, रणनीतिक साझेदारी रही है, जिससे 2011 में राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर ICG IGS के शुभारंभ के साथ और ये मजबूत हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पे हो गए कंप्लीट। अच्छा, एक क्वेश्चन और बकाया है। ठीक है, सेकंड पेज पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बकाया है कि क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में सुर्खियों में रहा ओरोबेंचे इजिप्टियाका का संबंध है। ठीक है, ओरोबेंचे इजिप्टियाका का संबंध है। ठीक है, ओरोबेंचे इजिप्टियाका का संबंध है। क्या है ये? सरसों की फसल पर लगने वाला एक कीट है। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है, ये कई बार पूछा जाता है। ये क्या है? सरसों की फसल पर लगने वाला कीट है, कीड़ा है। ठीक है, ओरोबेंचे इजिप्टियाटा। ठीक है, याद रखें, ओरोबेंचे इजिप्टियाका। ठीक है, इसका नाम है। आइए ये देखेंगे, इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन इसकी। सरसों की फसल पर ओरोबेंचे इजिप्टियाका नामक कीट से बढ़ते प्रकोप के कारण सुर्खियों में बना है। ठीक है, इससे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? मारगोजा। ठीक है, इससे स्थानीय भाषा में बोलते हैं मारगोजा। ठीक है, इस मारगोजा के नाम से इसे जाना जाता है स्थानीय भाषा में। ओरोबेंचे इजिप्टियाका एक परजीवी खरपतवार है। ठीक है, क्या है? एक परजीवी खरपतवार है जो सरसों के पौधों की जड़ों से चिपक कर, ठीक है, सरसों के पौधों की जड़ों से चिपक कर उनके पोषक तत्व कार्बन और पानी सोख लेता है। ठीक है, एक खरपतवार है, ये ग्रो कर लेता है, बीच में आ जाता है। ठीक है, भारत में सरसों सबसे अधिक खाद्य तेल उत्पन्न करने वाली फसल है। जानते हैं कि ये सरसों का जो तेल है सभी ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जो इसके 10.6 मिलियन टन मीट्रिक टन वार्षिक स्वदेशी उत्पादन में से 4 मिलियन जो टन है मीट्रिक टन से अधिक का योगदान करती है। ठीक है, तो ये कौन सा है? ओरोबेंचे इजिप्टिया एक खरपतवार है, सरसों की फसल पर लगने वाला एक कीट है। ठीक है, और ये सरसों को क्या कर देता है? पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ठीक है, उस पर पोषक तत्व जितने उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, पानी को सोख लेता है, जिससे वो डेड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना होगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में इंटरनेशनल इवेंट्स शामिल होंगी, इंटरनेशनल करंट अफेयर। ठीक है, और जैसे कि पहले ही बता दिए, ये मार्च माह की प्रतियोगिता दर्पण है, उससे लिया हुआ ये कंटेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला किया? डोर बंद कर दो। हाल ही में किस देश ने भारतीय नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बाहर से निकलने का फैसला किया? ठीक है, किसने किया? अमेरिका ने किया है। ठीक है, अमेरिका ने किया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर अमेरिका को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का निर्देश दिया है। ठीक है, जिसमें भारत के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ही शामिल है। ISA भी इसमें शामिल है, सौर गठबंधन। ठीक है, इस डिसीजन के तहत 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन और 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं शामिल हैं। ठीक है, जिनमें अमेरिकी प्रशासन ने ऐसे निकाय बताया है जो अमेरिकी हितों के अनुरूप नहीं है। ठीक है, इसे अमेरिकी प्रशासन ने ये निकाय बताया है कि ये अब अमेरिकी हितों के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो गया? अमेरिका। हाल में किस देश ने भारत नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित
66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है, वो किया है अमेरिका ने। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। इसके एक्सप्लेनेशन हम स्किप नहीं कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे सारे के सारे एक्सप्लेनेशन है हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस देश ने एक भारतवंशी बच्चे देवनारायण के नाम पर नई रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी, अच्छे यहाँ पे देखेंगे, ये इसको हम पहले इरेज कर देते हैं एक्चुअली कि ये इसमें ऊपर से अंडरलाइन हो रहा है। हाँ अब ठीक है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने एक भारतवंशी बच्चे देवनारायण के नाम पर नई रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी 2026 जारी की है। इसमें एक देव लॉ डेप्स लॉ भी है। ठीक है, कौन से किसने की है? ब्रिटेन ने की है। ठीक है, ब्रिटेन ने की है। ठीक है, ब्रिटेन के परिवहन विभाग डीएफटी ने नई रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी 2026 जारी की है। इनमें से एक देव लॉ भी है। ठीक है, देव लॉ। ठीक है, ये देव नाम क्यों रखा गया? एक बच्चे के नाम पर है, देवनारायण के नाम पर है, इसे बोलेंगे देव लॉ। लॉ मतलब कानून, LOW। ठीक है, ये है। ठीक है, देव लॉ भी है जो 8 वर्ष के भारतवर्षी बच्चे देवनारायण के नाम पर है। ठीक है, देवनारायण के नाम पर 8 वर्ष के भारतवंशी बच्चे देवनारायण के नाम पर है। देव की ब्रिटेन में 2018 के एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस नए नियम के तहत सभी नए वाहनों में स्वचालित, ठीक है, क्या है, स्वतः चलने वाले यानी कि स्वचालित आपात ब्रेकिंग AEB जैसे उन्नत सुरक्षा तकनीकों को अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया। ये बिल्कुल सही काम किया है। ठीक है, स्वचालित जो ब्रेक अपने आप से लग जाएंगे जब कोई ऐसी घटना होने वाली होगी। यह तकनीकी संभावित टकराव का पता लगाकर वाहन को स्वतः धीमा कर देगी। ठीक है, वाहन को क्या है, स्वतः ही क्या कर देगी, स्लो कर देगी, जिससे दुर्घटना को काफी हद तक रोका जा सकता है। ठीक है, काफी हद तक क्या है, रोका जा सकता है। ठीक है, ये एक अच्छी पहल है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 13 से 15 जनवरी, ठीक है, 13 से 15 जनवरी 2026 के बीच कहां ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026, ठीक है, कहां ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 विषय का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहां पे किया गया है? ये किया गया है इलात, इजराइल में। ठीक है, इलात, इजराइल में किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है बच्चे, क्योंकि ये जूम इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक लंबी लाइन पूरी देते हैं, उसको हम जूम नहीं कर पा रहे। अगर डिवाइड करके अगर छोटा छोटा लिखा होता तो उसको हम जूम कर सकते थे। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ है, इसलिए इसे जूम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो क्या है, इलात, इजराइल में किया गया है। ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 विषय। ठीक है, ये इसका दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ है, ये इलात, इजराइल में हुआ है। क्या है ये, आइए समझ लेते हैं। इस सम्मेलन में भारत के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ हिस्सा लिया। इस यात्रा के दौरान भारत और इजराइल के बीच मत्स्य पालन, जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग, संयुक्त मंत्र स्तरीय आशय घोषणा पत्र भी हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, ठीक है, कहां पे हुआ है? इजराइल में हुआ है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2026 में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया? कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 2.7% की वृद्धि हुई है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी इस रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2026 में 2.7% की वृद्धि का अनुमान है, जो 2025 के लिए अनुमानित 2.8% से थोड़ा कम है। ठीक है, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग DESA द्वारा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि UNCAD और 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोगों के साथ साझेदारी में तैयार की गई है। ठीक है, कौन सी है, कौन सी रिपोर्ट है? विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ एक विशाल चीनी दूतावास के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की? किसने की है? किस देश ने की है? ब्रिटेन ने की है। ठीक है, ब्रिटेन के मध्य लंदन में इसके निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। यह नया दूतावास लंदन हावर के पास 2 शताब्दी पुराने रॉयल मिंट कोर्ट की जगह प्रस्तावित है। ठीक है, इसकी कहाँ पे है? रॉयल मिंट कोर्ट की जगह यहाँ पे प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर है 6। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों द्वारा ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र का हिस्सा
संबंधित बयान के बाद यह चर्चा में बना हुआ है। वर्तमान में ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? ये तो सभी जानते हैं, डेनमार्क का हिस्सा है। ठीक है, डेनमार्क का यहाँ पे हिस्सा है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें, अच्छा इसको हम ज्योग्राफी में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ा चुके हैं कि अगर ज्योग्राफिक रूप से देखें तो किसका हिस्सा है और नियंत्रण किसका है? डेनमार्क का। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। उत्तरी गोलार्ध में स्थित ग्रीनलैंड, उत्तर में अटलांटिक महासागर। ठीक है, उत्तर में इसको अगर आप एटलस निकालेंगे, एटलस निकालिए फिर देखिए। ठीक है, एटलस निकालिए फिर देखिए। ग्रीनलैंड, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में बैफिन खाड़ी है। ठीक है, पश्चिम में देखेंगे बैफिन की खाड़ी है। ठीक है, दिख रही है आपको बैफिन की खाड़ी, बैफिन सी, बैफिन सी। ठीक है, बैफिन खाड़ी है। पूर्व में ग्रीनलैंड सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, पूर्व में क्या है? ग्रीनलैंड सागर से ये घिरा हुआ है। ठीक है, बैफिन बे है, बैफिन आइलैंड है, वहां आप देखेंगे बैफिन बे है। ठीक है, बैफिन आइलैंड के पास है बैफिन बे। ओके, और ग्रीन कहां पे पहुंच गए हम? ठीक है, पूर्व में ग्रीनलैंड सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, आसपास से जो है वो ग्रीनलैंड सागर से ये घिरा। इसकी राजधानी नुअक है। ठीक है, इसकी राजधानी कैपिटल क्या है? नुअक है। ठीक है, कैपिटल क्या है? नुअक है। ठीक है, इसकी कैपिटल। यहाँ की आधिकारिक अगर भाषा देखें, लैंग्वेज देखें तो कलालिसुत। ठीक है, कलालिसुत। ठीक है, कलालिसुत इसकी लैंग्वेज का नाम है। 21 जून, एक मिनट, 21 जून जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, 21 जून का होता है वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और ग्रीनलैंड के राष्ट्रीय दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को। ठीक है, 21 जून को क्या है? ग्रीनलैंड का राष्ट्रीय दिवस है। ठीक है, ये कलालिसुत इसकी आधिकारिक भाषा है ग्रीनलैंड की, नुक इसकी कैपिटल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है 18वीं भारत जापान रणनीतिक वार्ता दोनों देशों के किन समकक्ष मंत्रियों के बीच संपन्न हुई है? ठीक है, किन के बीच संपन्न हुई? भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री है तोशिमित्सु मोटेगी। ठीक है, तोशिमित्सु मोटेगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 18वीं भारत जापान रणनीतिक वार्ता के दौरान एआई में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक एआई संवाद शुरू करने के फैसले के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, ठीक है, दुर्लभ अर्थ मटेरियल जो होते हैं, पृथ्वी तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों मिनरल्स के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2026 की शुरुआत में जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं, उन पर संयुक्त कार्य समूह का गठन करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, वर्ष 2027 जापान और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही चर्चा में रही शक्सगाम घाटी किस क्षेत्र का हिस्सा है? ठीक है, हाल ही चर्चा में रही शक्सगाम घाटी किस क्षेत्र का हिस्सा है? ठीक है, शक्सगाम घाटी किस क्षेत्र का हिस्सा है? शक्सगाम वैली। ठीक है, ये हुंजा गिलगित क्षेत्र है, हुंजा गिलगित क्षेत्र, गिलगित रीजन है वो है। ठीक है, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता, ठीक है, कविंदर गुप्ता द्वारा शक्सगाम घाटी के चीन द्वारा किए जा रहे अवसंरचना निर्माण के विरोध के बाद यह क्षेत्र चर्चा में बना हुआ है। और शक्सगाम घाटी ये है वैली, जिसे ट्रांस काराकोरम क्षेत्र में कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे है? ट्रांस काराकोरम। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये श्रेणियां हैं। काराकोरम सबसे पहले है, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहाँ पे शक्सगाम वैली है? ट्रांस काराकोरम में है। ठीक है, हुंजा गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, हुंजा गिलगित क्षेत्र का ये हिस्सा है। शक्सगाम घाटी में वर्तमान में पाकिस्तान का कब्जा है और यह सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, सियाचिन जो ग्लेशियर है उसके उत्तर में स्थित है शक्सगाम वैली। ठीक है, भारत इस पर अपना दावा करता है और पाकिस्तान ने इसे 1963 में हुए एक समझौते के चीन को सौंप दिया था। ठीक है, अब चाइना को सौंप दिया था। भारत ने इस समझौते को कभी माना नहीं है। ठीक है, भारत ने इस समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो शक्सगाम वैली कहाँ पे है? ट्रांस काराकोरम है और ये
अभी चाइना के कब्जे में है, ठीक है, पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान किसको दे दिया, चाइना को दे दिया। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा अपनी विदेश नीति के दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए एक नया शब्द डोनेरो सिद्धांत गढ़ा है, ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति द्वारा अपनी विदेश नीति के दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए एक नया शब्द डोनेरो सिद्धांत गढ़ा है, ठीक है। कौन सा सिद्धांत है, डोनेरो सिद्धांत है, ठीक है। तो किसने है ये, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये किया गया है, ठीक है। क्या है ये देख लेते हैं। अमेरिकी, ठीक है, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति, ठीक है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पद से हटाने के अभियान के मद्देनजर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विदेश नीति के दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए एक नया शब्द डोनेरो सिद्धांत बनाया है, ठीक है। डोनेरो सिद्धांत का नाम दो मूल सिद्धांतों 19वीं सदी का मोनेरो सिद्धांत और डोनाल्ड ट्रंप का 21वीं सदी का विश्व दृष्टिकोण से लिया गया है, ठीक है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर हम देखें तो मोनेरो सिद्धांत 1823 में, ठीक है, 1823 में बाहरी शक्तियों की कोई वैध भूमिका नहीं थी, ठीक है। एक मिनट, गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, विशेषज्ञों के अनुसार देखेंगे तो मोनेरो सिद्धांत 1823 में अमेरिका के जो 5वें राष्ट्रपति थे जेम्स मोनेरो द्वारा प्रतिपादित किया था, इसलिए इसे मोनेरो सिद्धांत कहते हैं। वही हम कहें कि मोनेरो जो सिद्धांत है 1823 में अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति जेम्स मोनेरो द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जहां इस शब्द पर जोर देता है कि पश्चिमी गोलार्ध एक विशेष रणनीतिक क्षेत्र है जिसमें बाहरी शक्तियों की कोई वैध भूमिका नहीं है, ठीक है। बाहरी शक्तियों की क्या, कोई वैध भूमिका नहीं है, ठीक है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का सिद्धांत निडर वर्चस्व बल प्रयोग की तत्परता और इस विश्वास पर आधारित है कि संयुक्त राज्य अमेरिका न केवल हस्तक्षेप कर सकता है बल्कि राजनीतिक परिणामों की निगरानी भी कर सकता है। डोर क्यों बंद नहीं करे, डोर बंद करो, खिड़की खोलो। चलते क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा डॉर्थ वेडर सुपर बग क्या है, ठीक है। हाल ही में सुर्खियों में रहा डॉर्थ वेडर सुपर बग क्या है, ठीक है। क्या है, डॉर्थ वेडर सुपर बग क्या है, ठीक है। ये क्या है, एक विशाल समुद्री कीड़ा है, ठीक है। नाम इसका अजीब है, डॉर्थ वेडर सुपर बग, ठीक है। ये विशाल समुद्री कीड़ा है, ठीक है, ठीक है। बाथिनोमस वाडेरी, ठीक है, बाथिनोमस वाडेरी नामक एक विशाल समुद्री कीड़ा जो दक्षिण चीन सागर में, ठीक है, वाथिडोमस वाडेरी नाम का विशाल समुद्री कीड़ा जो दक्षिण चीन सागर में स्प्रैटली द्वीप समूह के पास, ठीक है, स्प्रैटली द्वीप समूह के पास ठंडे पानी में पाया जाता है, ठीक है। ये कोड़ीय सिर वाले इस कीड़े को डॉर्थ वेडर सुपरबग कहा जा रहा है, ठीक है। कोड़ीय सिर वाले इस कीड़े को डॉर्थ वेडर सुपरबग कहा जाता है, ठीक है। यह क्या है, यह आइसोपोड्स की प्रजाति से संबंधित है। कौन सा, बाथिनोमस वाडेरी नाम है इसका और इसे बोलते हैं डॉर्थ वेडर सुपरबग, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। मार्च माह का था, प्रतियोगिता दर्पण मार्च माह का, इसमें कंटेंट शामिल था। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर, ठीक है। और संक्षेप में था जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहे एक कम समय में, ठीक है, आपका ये करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे और उतनी हमें ज़्यादा एनर्जी भी मिलेगी अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ और अच्छे से कंटेंट के साथ जो एग्ज़ाम में आपका सहयोग करे और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आपका मदद करे, ठीक है। पर ये क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।